तो आज जो हम लोग चेक करेंगे सबसे पहले कि मैक्सिमा कहाँ होगा, उसी कंडीशन चेक करेंगे और फाइनली ओवरऑल समरी डिफ्रैक्शन का दे देंगे। तो इसमें देखते हैं नेक्स्ट पोजीशन ऑफ फर्स्ट और हायर ऑर्डर मैक्सिमा। पोजीशन ऑफ फर्स्ट एंड हायर ऑर्डर मैक्सिमा कहाँ बनेगा ये देखते हैं। तो देखा गया था ये कि जैसे मान लो स्क्रीन इस तरीके से सिलेक्ट था, और यहाँ पे स्क्रीन ये सेंट्रल लाइन थी, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट। तो यहाँ पे सपोज किया कि ये जगह जो था यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमम बन रहा था। फिर इसके बाद जो कुछ जगह आया यहाँ से लेके यहाँ तक, नीचे ऊपर में यहाँ पे ये डार्क 1 बना, नीचे भी ये डार्क 1 बना, और ऊपर जाके यहाँ पे पहला ब्राइट 1, तो नीचे भी पहला ब्राइट 1 बनेगा, फिर जाके ऊपर डार्क 2 बनेगा, नीचे डार्क 2 बनेगा। इस तरह से पैटर्न बनेगा यहाँ पे। अब ये डार्क का तो हम निकाल चुके थे कि अलग अलग कहाँ डार्क बनेगा, अब हम निकालेंगे ब्राइट कहाँ कहाँ बनेगा। तो उसी के लिए क्या किया जाएगा कि ये जो स्क्रीन है, ये जो विड्थ है, ये विड्थ जो था डी का, ये पूरा का पूरा जो पोजीशन था यहाँ से लेके यहाँ तक डी का, इसको अब हम ऑड नंबर पार्ट में डिवाइड करेंगे। देख सकते हो कि जैसे कि पहले डार्क था, फिर सेकेंड डार्क था, उसके बीच में एक ब्राइट है, यहाँ भी पहला डार्क, दूसरा डार्क, उसके बीच में एक ब्राइट। तो हर एक दो कॉन्सेक्यूटिव मिनिमा के बीच में एक क्या होगा, मैक्सिमा होगा। दो कॉन्सेक्यूटिव मिनिमा के बीच में एक मैक्सिमा होगा, और उसको कैलकुलेट करने के लिए हम डिवाइड करेंगे ऑड नंबर ऑफ जोन में। तो इसमें लिखते हैं पहले कुछ पॉइंट कि between each pair of consecutive minima there is a और सेंट्रल मैक्सिमा के अलावा बाकी जितने भी मैक्सिमा होंगे उन सबको हम लोग सेकेंडरी मैक्सिमा बोलेंगे। फर्स्ट ऑर्डर सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकेंड ऑर्डर सेकेंडरी मैक्सिमा, इस हिसाब से बोलेंगे। और लिखेंगे बिटवीन ईच पेयर ऑफ कॉन्सेक्यूटिव मैक्सिमा देयर इज अ सेकेंडरी मैक्सिमा और ब्राइट फ्रिंज। जो ब्राइटेस्ट होगा वो तो सेंट्रल पे होगा, और बाकी जब होगा उसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं द ब्राइटेस्ट मैक्सिमा occurs in the center, जैसे यहाँ पॉइंट नाम दे है ना, पॉइंट ओ पे, एंड अदर सेकेंडरी मैक्सिमा gets successively dimmer
सक्सेसिवली डीमर, ये डीम होते जाएगा, डीमर। अब यही कैलकुलेट करने के लिए कि उसकी पोजीशन कहाँ पे होगी, हम क्या करेंगे, ये जोन है, ये जो स्लिट विद है, इसको डिफरेंट डिफरेंट जोन में डिवाइड करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, टू फाइंड, टू कैलकुलेट फर्स्ट एंड हायर ऑर्डर सेकेंडरी मैक्सिमा we divide the slit hypothesis virtually into odd number of zones में डिवाइड किया जाएगा। जैसे कि फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा के लिए डिवाइड किया जाएगा 3 जोन में, 3 जोन्स, Z1, Z2 एंड Z3 ऐसे डिवाइड किया जाएगा। और हर एक जोन का जो विद होगा, विद ऑफ ईच जोन इक्वल टू D/3 हो जाएगा, टू D/3, डी जहां पे स्लिट विद होगा। उसी तरह सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा निकालने के लिए 5 जोन में होगा, Z1 to Z5 एंड विद ऑफ ईच जोन इक्वल टू Z/5 हो जाएगा। ठीक, और फिर इसमें क्या होगा कि इस केस में जो पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव है ना नेबर्स होंगे, एक उठाएंगे हम, जैसे मान लो Z1 से उठाएंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक Z2 से उठाएंगे और उसको हम इंटरफेयर कराएंगे, वो दोनों डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेगा। उस केस में Z3 वाला जो है बच जाएगा और वो वहां पर जाके उसको इलिमिनेट करेगा। जैसे इसको हम फिगर में बनाए यहाँ पे, तो एक इसमें हम बता देते हैं, बाकी सब उसी तरीके से काम करेगा। तो यहाँ पे ये स्क्रीन है, ये है स्क्रीन, और थोड़ा बड़ा ही बनाते हैं इसको हम इस तरीके से। ठीक है, तो इसको हम 3 जोन में डिवाइड कर देंगे, 3 जोन में। तो देखो कौन कौन जोन्स हैं। तो इसी विद को अंदाज से मुझे 3 जोन में, तो एक जोन ये हो गया, एक जोन ये हो गया, एक जोन ये हो गया, एक जोन नीचे वाला हो गया, और एक यहाँ हो गया। तो 3 जोन में हमने इसको डिवाइड कर दिया। ये है जोन 1, ये है जोन 2 और ये है जोन 3। हर एक की विद, ये ईच विद जो है वो D/3। अब इस पे हम डिफरेंट पॉइंट लेंगे। जैसे यहाँ पे पॉइंट A था, इसके नीचे जो होगा कुछ पॉइंट होगा, इसके नीचे एक पॉइंट, और यहाँ पे पॉइंट B होगा। हम क्या करेंगे, सपोज करो कि पॉइंट यहाँ पे P ले रहे हैं और यहीं पे हम फर्स्ट ब्राइट की कंडीशन चेक कर रहे हैं। इस पॉइंट का सेंटर O से दूरी y1 ले लेते हैं। अब क्या होगा कि यहां से सारे के सारे वेव पैरेलल निकलेंगे,
यहाँ से जो वेव्स हैं वो पैरेलल निकलेंगे और कन्वर्ज होके इस लाइन पे पहुंचेंगे। तो यहाँ से इस तरीके से पैरेलल निकलेगा, सारे के सारे वेव्स पैरेलल निकलेंगे इस तरीके से। और इसमें से एक वेव जो है कन्वर्ज होके यहाँ पे पहुंचेगा और वो इससे कितना एंगल बनाएगा, जितने भी वेव्स हैं सब जो एंगल बना रहे हैं, ये एंगल जो बना रहा है ये θ1 बना रहा है। अब ये हम मैक्सिमा के करें θ1, तो हर एक हॉरिजॉन्टल से θ1, ये भी θ1 बनाएगा, ये भी θ1 बनाएगा, ये भी जो है θ1 बनाएगा, ये भी θ1 बनाएगा। अब हम क्या करते हैं कि जोन 1 और जोन 2 को लेते हैं, या फिर जोन 2 और जोन 3 को लिया जाएगा, दो कॉन्सेक्यूटिव जोन को लिया जाएगा और वही चीज किया जाएगा जो हमने किया था मिनिमा के केस में, कि यहां से एक वेव निकलेगा, एक वेव पॉइंट ए से निकलेगा और एक वेव इस जो के नीचे से निकलेगा, और ये दोनों जाके इस पे मिलेंगे और ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगे और इन दोनों के इफेक्ट को खत्म करेंगे। फिर इसके नीचे से एक पॉइंट निकलेगा, इसके नीचे से एक पॉइंट निकलेगा और यहाँ भी डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेगा। इस तरह जोन 1 के हर एक पॉइंट और जोन 2 के हर एक पॉइंट एक दूसरे को मिलके इस पे पॉइंट पी पे खत्म कर देंगे और जोन 3 को खत्म करने वाला कोई नहीं बचेगा। तो जोन 3 का जो भी पॉइंट जाएगा वो वहां पे कंस्ट्रक्टिवली मिलेगा और फिर उसको इल्यूमिनेट करेगा उस पॉइंट को। तो यही इसमें लॉजिक बनेगा। तो इसमें लिखा जाएगा इन दिस केस पेयर ऑफ नेबरिंग जोन, तो इसमें कौन कौन पेयर बन सकता है? जैसे एग्जांपल के तौर पे हम जोन 1 एंड जोन 2 ले सकते हैं और जोन 2 एंड जोन 3 लेंगे। जो जोन लेंगे वो एक दूसरे के वेव को डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेगा और बाकी जो बच जाएगा वो उसको इल्यूमिनेट करता हुआ माना जाएगा। तो लिखेंगे इन दिस केस पेयर ऑफ नेबरिंग जोन इंटरफेयर destructively and cancel their mutual effect. The wavelet of remaining zone, the wavelet of remaining zone will produce maximum effect, इसीलिए उसकी इंटेंसिटी सेंट्रल से काफी कम हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। तो अब इसका मैथमेटिकल कंडीशन क्या बनेगा? तो जैसे मान लेते हैं यहां पे जो डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रहा है, तो जो भी पाथ डिफरेंस किसका, ए से जो एक निकलेगा वेव और जोन 1 के टॉप मोस्ट पॉइंट से निकलेगा और जोन 2 के टॉप मोस्ट पॉइंट से जो वेव निकलेगा उसका पाथ डिफरेंस यहाँ पे डिस्ट्रक्टिवली कर रहा है, तो वो λ/2 होना चाहिए। स्लिट को जोन में क्यों डिवाइड कर रहे हैं? इसको इसलिए डिवाइड कर रहे हैं ताकि वहां पे जो मैक्सिमम मिनिमा का पैटर्न बन रहा है उसको बिना किसी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल तरीके से, आसान तरीके से डिस्क्राइब किया जा सके। इसीलिए स्लिट को हम जोन में डिवाइड कर रहे हैं। इस लॉजिक से वहां पे जो डार्क और ब्राइट फ्रिंजेज बन रहा है उसको एक्सप्लेन करना आसान होता है, इसलिए हम डिवाइड कर रहे हैं। जब हमको डिस्ट्रक्टिव के लिए डिवाइड करना था तो हम इसी तरह इवन नंबर ऑफ जोन में डिवाइड कर दिए और ये बोले कि हर एक जोन का टॉप मोस्ट पॉइंट से बॉटम मोस्ट पॉइंट पे आएंगे और
एक एक वेव को उठाएंगे, वहां पे इंटरफेयर करेगा और वो डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेगा, जिससे क्या होगा कि हर एक वेव एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देगा। तो वो एक्सप्लेनेशन हो गया उससे। उसी तरह यहाँ पे हमको ये साबित करना है कि ये ब्राइट कैसे बन रहा है। तो ब्राइट बनने के लिए हम ये करेंगे कि उसी तरह इसको डिफरेंट डिफरेंट जोन में डिवाइड करके, डिफरेंट डिफरेंट पोर्शन में डिवाइड करके, और इक्वल कंसेक्यूटिव वाला जो पोर्शन होगा, मतलब अगल बगल का पोर्शन तो खत्म कर देगा, लेकिन एक जो जैसे मान लो इसमें ये दोनों एक दूसरे को खत्म कर दिया तो ये बच जाएगा, या फिर ये दोनों एक दूसरे के वेव को डिस्ट्रक्टिवली खत्म कर देगा तो ये बच जाएगा, कोई ना कोई एक बचेगा ही बचेगा। अब इसमें जिसको मैथमेटिकली सिंपल होता है एक्सप्लेन करने में, उसको हम लेते हैं। इसका एक मैथमेटिकल मेथड भी है, मतलब इसमें जोन वोन में डिवाइड नहीं करना होगा। तुम सारे के सारे वेव यहाँ से जितने भी n नंबर ऑफ इनफाइनाइट वेव ले रहे हो ना, सबको यहाँ पे जाकर उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलाओगे और फिर उसको इंटरफ्रेंस करवाओगे। जैसे कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या था कि हम हमेशा स्लिट 1 से वेव लेते थे और स्लिट 2 से 2 ही वेव लिया करते थे। तो यहाँ 2 वेव होगा, यहाँ पे इनफाइनाइट वेव होगा, इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट होगा ना। अब उस इनफाइनाइट को इंटरफेरेंस कराने में जो मैथमेटिकल इक्वेशन बनेगा वो लंबा चौड़ा बन जाता है, और उसको सॉल्व तो होता है, वो भी तरीका है सॉल्व, लेकिन वो सॉल्व करने में तुम्हें ज्यादा कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसीलिए ये एक सिंपल तरीका दिया गया है चीजों को समझने का। अगर सीबीएसई एग्जाम में आता है कि डिफ्रैक्शन पैटर्न सिंगल स्लिट से डिस्क्राइब करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, कि फर्स्ट मैक्सिमा या हायर ऑर्डर मैक्सिमा, फर्स्ट मिनिमा या हायर ऑर्डर मिनिमा कैसे बनता है, तो इसी तरीके से डिस्क्राइब करोगे। ठीक है, तो जोन में डिवाइड क्यों किया हमने, अगर तुम्हें याद हो, हाँ, जोन में डिवाइड करने का मेन मकसद था कि अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट हमें पता है कि पी पे जो बन रहा है वो डार्क बन रहा है, तो इस चीज को हम कैसे डिस्क्राइब करें, कैसे कहें कि यहां से जितने वेव आ रहे हैं वहां डिस्ट्रक्टिवली मिल रहे हैं, तो इसी को इजी डिस्क्राइब करने के लिए ये लॉजिक अपनाया गया है। समझ में आया? यस सर। ओके, तो यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ मैक्सिमा के केस में ऑड नंबर ऑफ जोन डिवाइड करने का मेन मकसद ये होगा कि ऑड नंबर में क्या होगा, पेयर वाइज जब लेंगे तो हमेशा एक बच ही जाएगा, पेयर वाइज जब लिया जाएगा तो एक बच जाएगा। कि पेयर वाइज जैसे कि Z1 और Z2 के एक एक वेव Z1 से टॉप मोस्ट पॉइंट से लेके बॉटम मोस्ट पॉइंट पे बढ़ेंगे, और Z2 के टॉप मोस्ट पॉइंट से लेके बॉटम मोस्ट पॉइंट पे बढ़ेंगे, और यहाँ से एक एक वेव को उठाएंगे और दोनों को P पे मिलाएंगे, और मिलाने के बाद ये कहेंगे कि दोनों डिस्ट्रक्टिवली मीट किया होगा, और उसके बीच में पाथ डिफरेंस λ/2 होगा, तभी डिस्ट्रक्टिवली मीट करेगा। तो ये दोनों हर एक वेव एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। लेकिन अब Z3 के लिए कोई पेयर बचा ही नहीं, तो Z3 का सारा वेव यहाँ पे इकट्ठा होके उस इलाके को इल्यूमिनेट कर रहा होगा। इस सिंपल लॉजिक से यहाँ पे इल्यूमिनेशन कैसे हो रहा है इसको हम डिस्क्राइब कर देते हैं। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। फिर इसके हम मैथमेटिकल पार्ट पे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये जो पाथ डिफरेंस, यहाँ पे जो डेल्टा एक्स आएगा, जैसे हमने एक वेव उठाया, कहाँ से, एक वेव उठाया ए पॉइंट से, और दूसरा वेव उठाया, मतलब एक वेव उठाया हमने Z1 के टॉप मोस्ट पॉइंट से, मतलब यहाँ वाला वेव उठाया, और दूसरा वाला वेव उठाया यहाँ से हमने। तो एक्चुअल में ये पैरेलल लाइंस है, इनके बीच में जो पाथ डिफरेंस हम लेंगे, वो पाथ डिफरेंस कौन सा लेंगे, देखो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ होगा, उसके बाद एक लाइन ये ले लिया जाएगा और एक लाइन ये ले लिया जाएगा, एक छोटा सा ट्रायंगल बनेगा, और यही ट्रायंगल नीचे की तरफ मूव करते जाएगा हर एक पॉइंट के लिए। तो डेल्टा एक्स सब में सेम आता है, और यहां से डेल्टा एक्स की वैल्यू हम कितनी लिख देंगे, बोलो, ये हमारा d/3 sin θ1। तो यहां से यही जो आ जाएगा डेल्टा एक्स आएगा, और ये डेल्टा एक्स डिस्ट्रक्टिव के लिए होना चाहिए λ/2, और यहां से इन दोनों वेव के लिए या जो भी वेव नीचे लिया जाएगा सबके लिए ये d/3 sin θ1 इक्वल टू λ/2 आएगा, और यहां से कंडीशन बन जाएगा कि sin θ1 d sin θ1 इक्वल टू 3 λ/2 बन जाएगा। अब अगर तुमसे कोई पूछे कि इस केस में ए और बी जो पॉइंट है उन उससे जो वेव जा रहा होगा, मतलब यहां से वेव और यहां से जो वेव जा रहा होगा, उसके बीच का पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो उसके बीच का पाथ डिफरेंस हो जाएगा वो d sin θ1 हो जाएगा। ठीक,
कि नहीं, ये वाला पाथ डिफरेंस जो हो जाएगा, ये डेल्टा एक्स ले लें तो ये डी साइन थीटा 1 हो जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा डिस्टेंस कितना डी हो जाएगा। अब यहाँ से जो वेव जा रहा है और यहाँ से जो वेव जा रहा है, ये डिस्ट्रक्टिवली मीट कर रहा है। हम इस रास्ते से क्यों नहीं गए? तो अगेन इस रास्ते से नहीं गए कि ठीक है, इन दोनों के बीच में तो हमको डी साइन थीटा 1 मिल जाएगा, लेकिन अब इसके अलावा हम कोई यहाँ से उठाएं और ये उठाएं, उसके बीच का गैप कितना होगा ये हम नहीं बता सकते हैं। ये बताने में, इस चीज को मेजर करने में, लैब में मेजर करने में बहुत परेशानी होगी, लेकिन इस लॉजिक से चलते हैं तो हमें कोई परेशानी नहीं होती है, हम सीधे इस तरीके से लिख सकते हैं। तो हम कहेंगे यहाँ पे कि जैसे मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया, ये पॉइंट लिया और इसके नीचे वाला पॉइंट लिया, तो इसके बीच का डेल्टा एक्स कितना आ गया, ये हम डी साइन थीटा। फिर इसके नीचे वाला पॉइंट लेंगे, मान लो ये वाला पॉइंट ले और ये वाला पॉइंट ले, यहां से सेम चीज इस तरीके से अगर हम ड्रॉ करें तो यहां भी डेल्टा एक्स आएगा। फिर अगर हम इसके नीचे का पॉइंट ले लें, जैसे ये पॉइंट ले लें और ये पॉइंट ले लें, यहां से वेव निकालें, इस तरीके से पैरेलल निकालें और इसके बीच का डेल्टा एक्स हमें डी साइन थीटा 1 ही आएगा, और वो सब लैम्डा 2 के इक्वल होगा, तो जाकर डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेगा। इस तरह ये दोनों जोन अपने अपने वेव को वहां पे मिला खत्म कर देगा, जोन 3 वाला बच जाएगा और वही उस इलाके को इल्यूमिनेट करेगा। ये चीज क्लियर है या नहीं? यस सर। ओके, तो फिर इसमें आगे मैथमेटिकल कंडीशन बनेगा कि साइन थीटा 1 की वैल्यू, साइन थीटा 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये हो जाएगी 3 लैम्डा बाई 2d हो जाएगा। साइन थीटा 1 दोनों केस में डेल्टा एक्स लैम्डा बाई 2 ही होगा। हाँ, दोनों केस में डेल्टा एक्स लैम्डा बाई 2 ही होगा। मैक्सिमा वाले केस में ऑड नंबर जोन में होगा तो दो एक दूसरे को खत्म कर देगा, एक बच जाएगा। मिनिमा वाले केस में इवन नंबर ऑफ जोन हो जाएगा, उस केस में क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे को खत्म करेगा, ये दोनों एक दूसरे को खत्म करेगा। अब कोई बच गया क्या, कोई कहीं से वेव निकलता बच गया क्या? नो सर। नहीं, तो डिस्ट्रक्टिव वाले में पूरा खत्म कर देगा, पेयर वाइज बनेगा, और इसमें हम ऑड नंबर इसलिए ले रहे हैं कि दो एक दूसरे को खत्म कर देगा तो आखिरी एक बच जाएगा। फिर 5 वाला मान लेते हैं, 1 2 3 4 5 लेते हैं, तो ये दोनों पेयर एक दूसरे को खत्म करेगा, ये दोनों पेयर एक दूसरे को खत्म करेगा और ये बच जाएगा। तो हर बार जो बच रहा है वो इलाका कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जैसे पहले बार कितना बचा था, d/3 का खाली इलाका बचा था, दूसरी बार कितना बचेगा, d/5 का बचेगा, फिर कितना बचेगा, d/7 का बचेगा। इस तरह हर बार जो हम इल्यूमिनेट करने वाला विध ले रहे हैं वो घटते जा रहा है, इसलिए इल्यूमिनेशन की इंटेंसिटी भी क्या होगी, घटते जाएगी। यस। इसलिए इस तरीके से, इस लॉजिक से चीजों को साबित करना आसान होता है। ये कोई मैथमेटिकल लॉजिक नहीं है, ये बस एक जुगाड़ लॉजिक है, और यही हर किताबों में इस लेवल पे दिया गया होता है। एक दूसरा तरीका भी, मैथमेटिकल तरीका भी है, अगर इच्छा होगी तो वो भी हम बता देंगे, बट अगेन वो थोड़ा मैथमेटिकल है और हाई लेवल का मैथमेटिक्स है, तो उसको समझने में और परेशानी होती है, थोड़ी समझने में परेशानी होती है, समझाने में परेशानी होती है, समझने में परेशानी होती है, इसलिए कोई भी उसमें हाथ नहीं डालते। बट हम बोले है ना कि ये पूरा खत्म होने दो, तो जो भी इसकी एक्स्ट्रा चीज हम बता देंगे उसमें। आगे बढ़े तो साइन थीटा की वैल्यू ये आ गई, साइन थीटा की वैल्यू ये आ गई। अब साइन थीटा, अगेन ये सारी बात जो हो रही है, थीटा यहाँ पे क्या होगा, थीटा 1 जो होगा वेरी स्मॉल होगा, वेरी स्मॉल। और जब चीजें वेरी इस तरह वेरी स्मॉल होती है, इसका मतलब थीटा 1 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू tan थीटा हम लिख सकते हैं, tan थीटा 1 लिख सकते हैं। तो वापस इस फिगर में आ जाए तो tan थीटा 1 कितना लिख दोगे इस फिगर में, tan थीटा 1, देखो ये यहां से यहां तक है, स्क्रीन और स्लिट के बीच का जो गैप है वो d है, और ये पॉइंट P यहाँ पे y1 लिया गया है। तो यहाँ तुम्हें एक फिगर बनता दिखाई पड़ रहा होगा, हम फिगर फिर से बना देते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता दिखाई पड़ रहा होगा, यहां से एक लाइन जा रही है, एक लाइन यहां से जा रही है, और एक लाइन यहां से, इस तरीके से यहां से एक लाइन दिखाई दे रही है, और इसमें यही एंगल थीटा 1 है, एंड tan थीटा 1 y1 अपॉन d हो जाएगा। तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ, अगर इसमें एंगुलर फ्रिंज विड्थ पूछेगा तो क्या बोलोगे, इसमें थीटा 1 आगे जो लिखते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे थीटा 1 को बोले हम एंगुलर फ्रिंज विड्थ, एंगुलर फ्रिंज, सॉरी फ्रिंज विड्थ नहीं, एंगुलर फ्रिंज पोजीशन,
एंगुलर फ्रिंज, एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट ब्राइट, तो ये कितना हो जाएगा? तो ये सिंपली क्योंकि साइन थीटा और थीटा 1 इक्वल होता है तो 3 लैम्डा बाई 2d के इक्वल आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। और क्योंकि ये दोनों इक्वल होता है तो यहां से tan थीटा 1 इक्वल टू y1 बाई डी लिखा जाएगा, या कह सकते हैं थीटा 1 इक्वल टू y1 बाई डी लिखा जाएगा। ठीक है, थीटा 1 इक्वल टू y1 बाई डी लिखा जाएगा। और थीटा 1 की वैल्यू कितनी है? तो ये वैल्यू यहाँ पे डाल दो, इसका मतलब 3 लैम्डा अपॉन 2d इक्वल टू y1 अपॉन कैपिटल D आ जाएगी। और यहां से y1 की वैल्यू 3 लैम्डा कैपिटल D अपॉन 2 इंटू स्मॉल d आ जाएगी। और ये y1 क्या हो जाएगा? ये y1 हो जाएगा सेंटर से कितनी दूरी पे पहला ब्राइट बनेगा उसकी लोकेशन हो जाएगी। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे लोकेशन ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा फ्रॉम सेंट्रल पॉइंट O। अब ये सब फॉर्मूला पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, सीबीएसई में भी आएगा, जेई में भी आ सकता है, नीट में भी आ सकता है, मेंस में भी आ सकता है। क्लियर है ये? किसमें दिक्कत? यस सर। अच्छा, इसी तरह अब मतलब कि इसी लॉजिक के आधार पे आगे सेकंड ब्राइट के लिए हम कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? फॉर सेकंड ब्राइट कितने पार्ट? 5 पार्ट में। फॉर सेकंड ब्राइट हम सीधे लिख देते हैं, सेकंड ब्राइट की अगर बात होगी तो जोन बनेगा Z1 से लेके Z5 तक, और हर एक जोन की विड्थ कितनी? D5 होगी कि नहीं होगी? तो वहां से मैथमेटिकल कंडीशन क्या लिखोगे? अगेन लिखोगे, ये कंडीशन अप्लाई करोगे, डेल्टा x इक्वल टू लैम्डा बाई 2 कॉन्सेक्यूटिव जोन में, और वहां से d5 साइन थीटा 2, उसके लिए हम साइन थीटा 2 लिख देते हैं। तो यहां लिखेंगे मैथमेटिकल कंडीशन d5 साइन थीटा 2 इक्वल टू लैम्डा बाई 2। ये होगा कि नहीं होगा? ये हम डायरेक्टली लिखते तो चलेगा? यस सर। उसी तरह थर्ड ब्राइट का d7 साइन थीटा 3 इक्वल टू लैम्डा बाई 2 बन जाएगा, एंड सो ऑन। इसी को हम जनरलाइज करके हम लिख देते हैं आगे करके। तो यहां से हम फर्दर ये जो लिख सकते हैं साइन थीटा 2 किसके इक्वल आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 5 लैम्डा अपॉन 2 डी आ जाएगा। थीटा 2 मतलब एंगुलर पोजीशन जो आएगा वो कितना होगा? तो वो जो हो जाएगा 5 लैम्डा अपॉन 2d, एंड y2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? y2 की वैल्यू हो जाएगी 5 लैम्डा कैपिटल D अपॉन 2d हो जाएगी। तो फिर लिख देंगे इन जनरल क्या लिखा जाएगा? इन जनरल थीटा n, है ना, या फिर सिंपली कह दो फॉर nth ब्राइट के लिए क्या कंडीशन बनेगा? तो इसमें हम लिखेंगे d अपॉन नीचे कितना लिखें? nth ब्राइट के लिए नीचे कितना लिखें? पहले ब्राइट के लिए 3 था, दूसरे ब्राइट के लिए 5 था, तीसरे ब्राइट के लिए 7 था। मतलब पहला ब्राइट के लिए 3, फर्स्ट ब्राइट के लिए 3, दूसरा ब्राइट के लिए 5, तीसरा ब्राइट के लिए 7। तो nth ब्राइट के लिए कितना हो जाएगा? ये 2n+1 होगा कि नहीं होगा? यस। तो यहां से d अपॉन 2n+1 साइन थीटा n इक्वल टू लैम्डा बाई 2 आएगा, और कंडीशन बन जाएगी साइन थीटा n इक्वल टू, या पहले सिंपली d साइन थीटा लिख दो, d साइन थीटा n इक्वल टू 2n+1 लैम्डा बाई 2, और यहां से साइन थीटा n इक्वल टू 2n+1
लैम्डा बाई 2 स्मॉल डी, और एंगुलर पोजीशन सीधे लिख देंगे हम लोग 2n+1 लैम्डा बाई 2d, एंड yn की वैल्यू इसी में थीटा n में किसे मल्टीप्लाई कर दो, d से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 2n+1 लैम्डा d अपॉन 2d के इक्वल आएगा। अब एक चीज में ध्यान करके नोट करके लिख लेना, कि नोट करके हम लिख देते हैं कि नोट जो टेक्निक हम अप्लाई किए हैं उस टेक्निक में मैक्सिमा और मिनिमा की इंटेंसिटी क्या होगी, मतलब मिनिमा की तो 0 ही होगी, मैक्सिमा की क्या इंटेंसिटी होगी ये हम नहीं बता सकते हैं। लिख सकते हैं कि द टेक्निक used above, आवाज नहीं आ रही है, आवाज आ रही है, उज्ज्वल को नहीं आ रही, देख लो थोड़ी देर में आ जाएगा। द टेक्निक above used to explain पोजीशन, केवल पोजीशन ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा cannot, मैक्सिमा मिनिमा cannot used to get intensity ऑफ मैक्सिमा, मैक्सिमा की क्या इंटेंसिटी होगी इस तरीके से हम नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा था तुम्हारा, यहां से स्टार्ट हुआ है। फर्स्ट स्लाइड ये है, फर्स्ट स्लाइड ये है, सेकेंड ये रहा, थर्ड ये है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, हटाएं इसको। अच्छा, ये जो एंगुलर विड्थ कितना होगा ये कैसे निकालेंगे? ये जो है, जैसे मान लो यहाँ पे ये पहला सेंट्रल ब्राइट बना तो उसका तो एंगुलर विड्थ हम 2θ1 करके निकाल लिए, पहला जो सेंट्रल ब्राइट बना उसकी एंगुलर विड्थ। अब ये जो यहाँ पे डार्क बना, ये डार्क, इसका एंगुलर विड्थ कितना होगा कैसे निकालोगे? ये कितना एंगल होगा कैसे निकालोगे? ये जो यहाँ डार्क वन बना है तो इसका एंगुलर कितना चौड़ाई होगा, कितना विड्थ होगा, कैसे निकालोगे? डार्क का एंगुलर चौड़ाई कैसे निकालोगे, कहां से कहां तक बना है? तो इसको निकालने के लिए देखो, ब्राइट का जो एंगुलर विड्थ होगा यहां से यहां तक, ब्राइट का जो एंगुलर विड्थ होगा थीटा, जो भी होगा θ1 ऑफ ब्राइट में से θ1 ऑफ डार्क माइनस करके ये एंगल निकाला जा सकता है कि नहीं? यस सर। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इस तरह क्वेश्चन पूछता है कि एंगुलर विड्थ निकालिए, समझ में आया कि नहीं आया? जैसे हम फिगर इधर बना रहे हैं, ध्यान से देखना, ये स्क्रीन है और इस स्क्रीन पे इतना दूर तक पूरा का पूरा सेंट्रल ब्राइट है, ये है सेंट्रल ब्राइट। इसके बाद जाके पहला डार्क ऊपर है और पहला डार्क नीचे है, और यहीं से स्लिट का सेंट्रल पोजीशन है। तो ये जो एंगल यहां से लेके ये एंगल और ये एंगल तो मिल गया, पहला डार्क कहां पे मिलेगा, उसकी एंगल पोजीशन तो मिल गई। वो एंगल पोजीशन कितना है? ये θ1, ये θ1 डार्क वन की एंगल पोजीशन है, और यहाँ पे क्या होगा? ब्राइट वन स्टार्ट होगा। तो ब्राइट वन की एंगल पोजीशन कितना लिखेंगे? देखो ब्राइट वन यहाँ पे हम लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये अभी लिखे हैं θ1 किसके लिए? ब्राइट वन के लिए। तो ये एंगल मान लो, ये एंगल हमारा अगर
5 डिग्री आया और ऊपर वाला एंगल अगर 10 डिग्री मान लो 12 डिग्री आ गया, 12 डिग्री आ गया, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 12 डिग्री माइनस 5 डिग्री होगा ना। तो ये कैसे निकालोगे? ये निकालोगे θ1 ऑफ फर्स्ट ब्राइट माइनस θ1 ऑफ फर्स्ट डार्क। तो ये एंगुलर विद ऑफ फर्स्ट डार्क होगा कि नहीं होगा ये? यस सर। अगर पहले ब्राइट का एंगुलर विड्थ निकालना है तो, अगर पहले ब्राइट का एंगुलर विड्थ निकालना है, मान लो पहला ब्राइट जो है यहां से लेकर यहां तक फैला हुआ है, तो पहले ब्राइट का अगर एंगुलर विड्थ निकालना तो कैसे निकालोगे? पहले ब्राइट के बाद सीधे क्या स्टार्ट होगा? दूसरा डार्क स्टार्ट होगा। तो दूसरे डार्क का थीटा, दूसरे डार्क का थीटा सर जो अभी निकाले हैं वो तो फर्स्ट ब्राइट का निकला ना, क्या? θ1 b1 माइनस θ1 d1। ये निकला ना, ये किसका निकला है? पहले वाले ब्राइट, पहला वाला ब्राइट यहाँ है हमारा, पहला वाला ब्राइट यहाँ है। तो पहला वाला ब्राइट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? तो वो स्टार्ट हो रहा है ये पोजीशन, ये θ1 ऑफ ब्राइट 1 लिखोगे ना पहला वाला, और डार्क यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो ये जो है ये एंगल, ये θ1 ऑफ डार्क 1 है। तो इन दोनों एंगल को माइनस करोगे तो क्या आएगा? डार्क का विड्थ नहीं आएगा। यस सर। उसी तरह पहला वाला ब्राइट का हमको निकालना है, तो कैसे निकालोगे? जो डार्क है उसकी एंगल में से पहले वाले ब्राइट की एंगल माइनस करोगे तो इस तरीके से निकलेगा। ठीक है ये? चलो समरी में Yes, sir. अगले सेशन में समरी में अब तक जो भी कराए हैं उसको लिख देते हैं ताकि वो बिल्कुल